एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 680 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियरिटी में मिल जाए। आज हम करने जा रहे हैं 681 क्वेश्चन। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो अब क्या है, MCQ बैच जो है मैंने स्टार्ट किया है फॉर ESIC एग्जाम, जो कि ओनली MCQ क्रैश कोर्स है फॉर 799 स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये 799 का ESIC का क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो RRB का तो नोटिफिकेशन कल देखा है आपने, आउट हुआ है, जिसमें पोस्टें निकली हैं। सो उसकी रिलीज एप्लीकेशन डेट भी आ जाएगी जल्दी। सो ये जो है 4 मंथ्स का नॉर्सेट एंड RRB का प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हो, जो कि ओनली फॉर 2499 है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक करवाऊंगी, थ्योरी नहीं। पहले सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपका मेन फोकस रहना चाहिए, बिकॉज आजकल बेसिक नहीं क्लियर। उसके बाद हम करेंगे थ्योरी क्लासेस, उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके बाद हम करने जाएंगे टेस्ट सीरीज एंड MCQ क्लासेस। सो ये वाला 2499 का 4 मंथ्स का बैच भी RRB एंड नॉर्सेट के लिए आप यहाँ पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट और ज्यादा किए हुए 681 क्वेश्चन पे आप लोगों के। सो देखो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, Which of the following would be priority nursing intervention for a patient who has a suicidal behavior? So इनमें से priority nursing intervention उस patient के लिए क्या रहेगी जिसका suicidal behavior है, ठीक है। So avoid bringing up the subjects of suicide as a patient whether she has a thought of suicide. Actively involve patient in a unit activities. Explain consequences of suicide attempt. So देखो सबसे important इस टाइम क्या रहता है, जब भी आपके पास suicidal patient आता है तो आप उससे direct question put करते हो कि as a patient वेदर शी हैज़ अ थॉट ऑफ सुसाइड। क्योंकि ऐसा क्यों पूछ कर है आपने, क्योंकि देखो अगर आप उसके सामने सब्जेक्ट ही सुसाइड का बंद कर दोगे तो वो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। दूसरा, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे तब भी वो थॉट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि पेशेंट का सुसाइडल बिहेवियर बन गया है, और वो थॉट्स इतने स्ट्रांग है इवन की एक्टिविटी करते टाइम भी वो 100 चीज़ों को छेड़ेगा और उसको अपने आप को हार्म करने के लिए यूज़ कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट्स, अगर आप पेशेंट को समझाओगे भी कि इससे अपनी जान जा सकती है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ये चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर उसे इस चीज़ों का पता होता तो पेशेंट ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट का बिहेवियर ना बनाता। क्लियर। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आप सुसाइडल अटेम्प्ट्स की बात करें तो हम पेशेंट से क्वेश्चन पुट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट से सीधा पूछते हैं कि आपको कहीं थॉट्स तो नहीं आ रहे सुसाइड के, आपके प्लान्स क्या है, ठीक है, आपके थॉट्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो। सो ये क्वेश्चन आपको पुट करना होता है पेशेंट से। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है जब आप प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज और इंटरवेंशन बनाते हो सुसाइडल पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन डज द मैच्योर सर्फेक्टेंट बिगिन टू प्रोड्यूस्ड और सिक्रीट। सो सर्फेक्टेंट जो है वो कब प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, लंग मैच्योरिटी ऑफ द फीटस में हेल्प करता है। सो ये कौन से वीक में इन्होंने पूछा है, सिक्रीट और प्रोड्यूस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 वीक, 24, 28, 16th वीक। सो लिख लेना इसको, 24 वीक्स पे प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट होती है, जो कि जहाँ से मैच्योरिटी ऑफ द लंग स्टार्ट होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनमें लंग मैच्योरिटी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उनके लंग्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते। 24 वीक्स पे अगर सर्फेक्टेंट होगा तो उसको एक प्रॉपर टाइम चाहिए लंग्स को मैच्योर करने का, बट अगर वो उसको 9 मंथ्स तक नहीं मिलता तो प्री टर्म बच्चे में ये मैच्योरिटी हमें नहीं देखने को मिलती, मैच्योरिटी इतना नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं, द फिजिशियन ऑर्डर एस्पिरिन थेरेपी फॉर अ क्लाइंट विद severe rheumatoid arthritis, a sign of acute aspirin toxicity is। so एस्पिरिन थेरेपी चल रही है RA के पेशेंट को, rheumatoid arthritis के पेशेंट को severe arthritis है उसे। इसमें से कौन सा साइन हमें बताएगा कि एस्पिरिन टॉक्सिसिटी है। रिपीटेड क्वेश्चन आता है एस्पिरिन से ये, एनोरेक्सिया, डायरिया, टिनाइटस, प्लूराइटिस। सो टिनाइटस क्या होता है, एक तो ये एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी है, प्लस रिंगिंग इन द ईयर्स में बोला जाता है, रिंगिंग इन द ईयर्स लिख लेना, इज अ
टिनाइटस, ठीक है, पेशेंट को कुछ नहीं साउंड होते हुए भी ऐसे लगता है कि उसकी ईयर्स में रिंगिंग हो रही है, बेल हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द न्यूनेट हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स इन अ ब्लड ग्लूकोज इफ इट इज लेस देन। सो हाइपोग्लाइसीमिया कब अकर होता है एक न्यूनेट में, जब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना आता है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, सबसे पहले 20 mg, देन उसके बाद है 40 mg, देन है 60 mg एंड देन 10 mg। सो देखो, अगर बच्चे का जो हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूनेट का हाइपोग्लाइसीमिया तब अकर होता है जब बच्चे का ग्लूकोज लेवल 60 mg से कम चला जाता है। नॉर्मली 70 to 150 mg पर डेसीलीटर हम बच्चे का लेके चलते हैं ग्लूकोज लेवल। अगर 150 से ज़्यादा है तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उसका 60 से कम जा रहा है तो इट मीन्स क्या होता है कि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, क्लियर। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। सो नॉर्मल लिख लेना इसको, हम 60 से 100 ml पर डेसीलीटर जो है लेके चलते हैं, क्लियर। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, और काफ़ी पेपर्स में आपको ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट 4 वीक्स में कितना रहता है, तो फर्स्ट 4 वीक्स में अप्रॉक्सीमेटली 70 से 150 के बीच में रहता है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनेस्ट कंडीशन एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ सुसाइड। सो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है हाई रिस्क ऑफ सुसाइड की कॉमनेस्ट कंडीशन है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा रिस्क ऑफ सुसाइड होता है। क्रॉनिक स्कीजोफ्रेनिया, हाइपोमेनिया, मेजर डिप्रेशन, ड्रग एब्यूज। सो मेजर डिप्रेशन जो होते हैं उनमें पेशेंट्स को रिस्क ऑफ सुसाइड होता है। देखो, डिप्रेशन इज अ कंडीशन जिसमें मूड जो है बहुत लो चले जाता है, और लो मूड जो है पेशेंट को अटेम्प्ट करने के लिए सुसाइड जो है फोर्स करता है, क्योंकि पेशेंट के पास 3 जो है सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट होपलेस हो जाता है, ठीक है, उसके पास कोई होप नहीं होती, उसको लगता है मैं वर्थ नहीं हूँ किसी के साथ भी रहने के लिए, और उसको लगता है कि मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, हेल्पनेस होती है उसे, हेल्पलेसनेस होती है, होपलेसनेस होती है, वर्थलेसनेस होती है। सो ये तीनों कंडीशंस जो हैं बहुत कॉमन है डिप्रेशन वाले पेशेंट में, और मेजर डिप्रेशन में तो रिस्क ऑफ सुसाइड और इंक्रीज हो जाता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उससे पहले अगर कोई बैचेस के बारे में सुनना चाहता है तो सुन सकता है बच्चों। देखो, आरआरबी की वैकेंसी आउट होने जा रही है, आपने देख लिया है कि 678 पोस्टें आरआरबी की आ रही हैं। सो अगर कोई भी बच्चा आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहता है, सो 4 मंथ्स का प्रॉपरली बच्चे लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच शुरू हो गया है 2499 में फॉर आरआरबी, जिसमें आप लोगों को मिलने जा रहा है एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे आप लोगों का, ताकि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपकी क्लियर हो। देन हम थ्योरी क्लासेस की तरफ चलेंगे, देन एमसीक्यूज होंगे, फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिवीजन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें रेगुलरली संडे को संडे टेस्ट होता है जो मैं वीक में करवाती हूँ, एंड डाउट क्लासेस रेगुलरली चलती है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, डीले मत करो। पेपर के पास बैच ज्वाइन करने का कोई भी तरीका नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। जो बैचेज हैं वो अगर आप जॉब करते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते तो आपके लिए बेस्ट रहते हैं, बिकॉज वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करता है। देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर कि आपका टेस्ट क्लियर करना है, आपका सिलेबस क्लियर करना है, आपका सब क्लियर करना है। सो आप आरआरबी के लिए आज ही से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ईएसआईसी के बाद सबसे अच्छी वैकेंसी आरआरबी की स्टार्ट होने जा रही है। अ सेल्फ मैनेजमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल्फ मैनेजमेंट प्रायोरिटी फॉर पेशेंट विद अस्थमा इज टू प्रोवाइड क्विक रिलीफ थेरेपी फॉर। सो अगर अस्थमा वाला पेशेंट है तो उसको क्विक रिलीफ थेरेपी की मैनेजमेंट के लिए आप प्रायोरिटी में क्या दोगे? हाइव्स, ब्रोंकोस्पाजम्स, ट्रिगर या फिर क्रॉम्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रोंकोस्पाजम को ठीक करना, ठीक है, इसका रिलीव करना सबसे पहले। तो हम उनको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, तभी वो सांस ले पाएंगे ना, एयर एक्सचेंज तभी होगा। सो ब्रोंकोस्पाजम सबसे प्रायोरिटी मैनेजमेंट में हम रखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करती है? एंड स्टेज किडनी फेलियर, इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, अ कंजनाइटल कंडीशन लीडिंग टू रीनल शटडाउन, नन ऑफ अबव। सो ऑब्वियसली आपने सुना होगा, अगर किसी पेशेंट को इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता है थ्रॉट इन्फेक्शन,
अगर किसी पेशेंट को थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, सो उस थ्रॉट इन्फेक्शन से क्या होता है कि पेशेंट को फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनते हैं ग्लोमेरुलस पे। देखो अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो जो ग्लोमेरुलस होता है जो आपका, उसके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है ये ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है। इस कॉम्प्लेक्स के चलते जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं और उनसे फिल्ट्रेशन पुअर हो जाती है। इन्फ्लामेशन से हम उनको बोल देते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। सो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमनली कॉज करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट विल प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स इन पेशेंट। तो इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन रूट जो है रैपिड रिस्पॉन्स देता है मेडिकेशन का पेशेंट में? ओरल, सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। सो इट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल बच्चा, क्लियर, क्योंकि वो सीधा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जाता है और डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम्स को हिट करता है, इसलिए, क्लियर। Next, a patient says to nurse, everyone would be better off if I wasn't alive. What nursing diagnosed with the मेड बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो पेशेंट जो है नर्स को बोलता है कि सब कुछ ठीक होता अगर मैं अलाइव नहीं होता। तो इस स्टेटमेंट के चलते हुए कौन सा डायग्नोज जो है परफेक्ट रहेगा? इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, रिस्क ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, डिस्टर्ब द थॉट प्रोसेस। तो ऑब्वियसली बच्चा अगर वो ये कह रहा है कि मेरे ना होते हुए सब कुछ ठीक होता, देन इट इज कि वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेसनेस समझ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं नहीं प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे पेशेंट जो है दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को हार्म कर सकता है। सो देयर इज अ चांसेस कि पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करे, क्योंकि डिप्रेशन वाला स्टेटमेंट दे रहा है पेशेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा सही? दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, हु इज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? सिग्मॉइड फ्रूइड, जनरेट कैल्पिन, एरिक्सन, ईगो, कार्लिटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आपने ESIC के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ा है तो उसका ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। सो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन? सो इट्स एन इन्फेक्शियस फ्लाई। इन्फेक्शियस फ्लाई को ही हम वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। देखो आप लोग बहुत से बच्चे जो हैं मेरे को बहुत से डाउट्स भी लिखते हैं। सो मैं उन डाउट्स का इसलिए रिप्लाई नहीं करती क्योंकि बहुत से बच्चे जो है स्किप करके वीडियो देखते हैं और प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते। हमेशा याद रखो कि जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसी के ही अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। वहाँ पे आप एग्जामिनर को नहीं समझा सकते कि यहाँ पे ये चारों ऑप्शन नहीं लग रहे, जो मैं 5th बोल रहा हूँ वो ऑप्शन लगेगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैम यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए 26 वीक्स, अब 26 वीक्स तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कौन सा टिक करना है? अभी आप जाके एग्जामिनर को तो नहीं बोल सकते ना यहाँ पे 26 वीक्स लिखो, आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा बच्चे, ऑप्शंस। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी से नहीं पता चलती, ये आपको बैचेस से ही पता चलती हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप किसकी तरफ ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ठीक है ना। सो अपने डाउट्स को उतना क्लियरिटी के साथ रखा करो जितनी क्लियरिटी के साथ आप क्वेश्चन को समझते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन को समझो, कुछ भी चीज़ है उसको देखो, देन उस पर टिक करो, क्लियर। क्योंकि अगर आपको वीडियो मिल रहा है यूट्यूब पे तो वो 100 चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर करके ही टीचर अपलोड करता है। नॉट इन माई चैनल, एवरी चैनल पे आपको एक करेक्ट ओपिनियन ही मिलते हैं एक टीचर के, कोई भी आपको गलत चीज़ नहीं सिखाएगा बच्चे, क्लियर। सो आप डाउट्स लिखते हो अच्छी बात है, पर उनको ध्यान से पढ़ो कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उन क्वेश्चन के ऑप्शंस में पूछा क्या गया है, ठीक है। इट जस्ट आप मिसअंडरस्टैंड करते हो क्वेश्चन को और अपने हिसाब से ऑप्शन बनाते हो, दैट इज नॉट राइट, क्लियर। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, ESIC का MCQ का क्रैश कोर्स 799 का ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे मेरे से बात करके। MCQs करवा रही हूँ, उसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड हो रही है, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। RRB एंड नॉर्सेट के लिए जो है 4 मंथ्स का 2499 का बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, MCQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। RRB की 678 वैकेंसीज आ रही हैं, सो उसके लिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।